गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेल, बहुत बढ़िया होंगे, आई होप सो। तो आज हमारा लेक्चर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हमने ह्यूमन आई पढ़ लिया, कलरफुल वर्ल्ड प्रिज्म से डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ लिया, 7 कलर निकला, और हमने पिछले लेक्चर में रेनबो के बारे में पढ़ा था। बच्चों, आज हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे और इसके कुछ फिनोमिनन पढ़ेंगे। एक रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन पढ़ेंगे, सन राइजिंग और सनसेट के बारे में। तो आज का लेक्चर शायद चैप्टर 3 का आखिरी लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करें इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिफाइन करने से पहले इसको समझ लिया जाए कि होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है, कैसे, किसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जैसे बच्चों, हमारा अर्थ जो है, इसके पास एक एटमॉस्फेयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर है। इससे कुछ दूरी तक, रेंज तक एटमॉस्फेयर है, जो कि 5 लेयर में बटा हुआ है। कितने लेयर में? 5 लेयर में। स्ट्राटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और क्या है, बायोस्फेयर, इस प्रकार करके 5 लेयर में बटा हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग लेयर में अलग अलग, उसका मतलब है अलग अलग रेंज भी है। तो जनरली एटमॉस्फेयर में होता क्या है बच्चों? याद करो या फिर सोचो। एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर में मॉइस्चर हो, जैसे फिलहाल ठंडी की मौसम चल रही है तो इस समय क्या है? कुहा होता है, फॉग होता है, तो क्या है? वाटर पार्टिकल है। एयर में इन सब चीजों का मिश्रण होता है। तो ये जनरली जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं, तुम्हारा फॉग है, स्मोक है, धुआं जिसको बोलते हैं, इन सब का क्या होता है? सब गैसियस पार्टिकल है। तो पार्टिकल का देखो फेज कितने प्रकार के होते हैं, याद करो। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, और 2 स्टेट होता है, बोस वाला, बोस एंस्टीन, ये पता है तुमको? 5 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक प्लाज्मा होता है, और बोस वाला खोज किया है, लेटेस्ट है सब। जनरली और सभी बुकों में नहीं मिलता है, मुख्यतः 3 प्रकार के मिलेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हमारा एटमॉस्फेयर में जो है बच्चों, ऑलमोस्ट ऑल सभी के सभी गैसियस मॉलिक्यूल हैं। तो ये क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब क्या है? ये पदार्थ का फेज है, किसी पार्टिकल का फेज है। फेज है यानी उसका अवस्था, स्टेट है। सॉलिड में हो सकता है कोई पार्टिकल, जैसे वाटर है, सॉलिड में है तो बर्फ है, लिक्विड में है तो वाटर है, और गैसियस में है तो स्टीम है, भाप है। तो इस प्रकार से फेज होता है किसी भी पार्टिकल का। तो एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट सभी गैसियस पार्टिकल है, और इन पार्टिकल का कुछ साइज होता है बच्चों। क्या होता है? शेप एंड साइज होता है। पार्टिकल जनरली एटम से बने होते हैं, और एटम किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। तो कुछ ना कुछ इसका साइज होगा, पता है, इतना हमको पता है कि एटमॉस्फेयर जो है मॉलिक्यूल से बना है, पार्टिकल से बना है, डस्ट पार्टिकल है, स्मोक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब कुछ है। कुछ उस सब का वजन सेम आकार होता है। ठीक है, तो स्कैटरिंग से इसका क्या लेना देना है? तो स्कैटरिंग से लेना देना है। तो देखो, व्हाइट लाइट जब भी चलेगा बच्चों, मान लो ये व्हाइट लाइट जा रहा है और इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो क्या होगा? यहां जाकर टकराएगा। यदि ये ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हुआ, यदि ये ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हुआ यानी ऑप्टिकल मीडियम हुआ, तो लाइट इसमें चली जाएगी। और यदि ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ तो टकरा के वापस आ जाएगी। ठीक है, अब जो हमारा ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के सामने, एक मिनट, अर्थ के सामने कुछ बाउंड्री तक हमारा एटमॉस्फेयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर है। और इधर हमारा क्या है? सन है। इधर नहीं, उधर, किधर भी हो सकता है, ये सन है। अब बच्चों, सन से हमारा क्या आएगा? सनलाइट आने वाला है। तो यहां से सनलाइट जाएगा। ठीक है, और इधर वैक्यूम होता है। क्या होता है? वैक्यूम होता है, कुछ नहीं होता है।
पहले कॉन्सेप्ट बनाया गया था कि इधर ईथर होता है। ईथर क्या होता है? बहुत स्मॉल पार्टिकल, बहुत वेरी वेरी, जितना स्मॉल तुम सोच सकते हो उसका 100 गुना और छोटा कर लो, उतना स्मॉल पार्टिकल होते हैं, उसको ईथर बोलते हैं। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट था, अब पता चल गया कि कुछ नहीं होता है, वैक्यूम होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है और इसमें हमारे छोटे 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 पार्टिकल होते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर वेपर होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, बहुत से पार्टिकल होते हैं। ओके, अब जो है सनलाइट इन पार्टिकल्स के ऊपर जाके टकराता है। क्या है? टकराता है। यदि ये पार्टिकल व्हाइट लाइट का जो वेवलेंथ है, याद करो वेवलेंथ इसको बोलते थे लैम्डा, इससे साइज इसका बड़ा हो गया बच्चों, साइज इसका बड़ा हुआ तो टकरा कर इधर या उधर वापस हो जाएगा। लेकिन इस वेवलेंथ से छोटा हो गया, यदि पार्टिकल का साइज छोटा हो गया तो टकराने के बाद ये किसी एक दिशा में नहीं जाएगा। टकराने के बाद, इस पार्टिकल से टकराने के बाद यह अलग अलग दिशाओं में फट जाता है, छितरा जाता है, स्कैटर कर जाता है। इसी को स्कैटरिंग बोलते हैं बच्चों। तो देखो इतना कहानी सुना है, उसमें हमको केवल बताना यह था कि व्हाइट लाइट का यदि टीनी पार्टिकल हो और पार्टिकल का साइज कितना हो तो इसके वेवलेंथ से छोटा होना चाहिए। साइज बड़ा होगा, जैसे हम टॉर्च जलाए, क्या हुआ? टॉर्च जलाए और अगर बड़ा हम मिरर ले लें तो क्या होगा? मिरर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इस पर जाके टकरा के इधर वापस आ जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यदि हम कोई पार्टिकल छोटा सा ले ले तो इस पर टकरा कर चारों तरफ बिखर जाएगा। और इसी पार्टिकल को बच्चों, इस पार्टिकल ने जो बिखराया, और इस फिनोमिनन को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यह है बच्चों कि कोई भी टीनी पार्टिकल पे जब व्हाइट लाइट या सनलाइट आके टकराता है और वो पार्टिकल का साइज कितना होना चाहिए? तो आने वाली लाइट के वेवलेंथ से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, उससे यदि टकराएगा तो क्या होगा? वो चारों तरफ बिखर जाएगा। क्या होगा? चारों तरफ बिखर जाएगा। और इसी फिनोमिनन को बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को तुमसे पूछ दे क्या हो? द फिनोमिनन ऑफ चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो गया, इधर उधर जिधर तिधर डायरेक्शन चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ भाई? तो ड्यू टू collision on very small and teeny particles such as dust particle, fog, smoke, air molecules, etc. present in the atmosphere। उसी को हम लोग स्कैटरिंग बोलते हैं। तो समझ में आया स्कैटरिंग किसको बोलते हैं? तो स्कैटरिंग तुम बता देना बहुत आसानी से कि जब सनलाइट या व्हाइट लाइट या कोई भी लाइट किसी अपने से छोटे आकार का, अपने वेवलेंथ के छोटे आकार के ऊपर कोलाइड करता है तो वो चारों तरफ बिखर जाता है। और इसी फिनोमिनन को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। वेरी सिंपल। तो इसको, इस फिगर को नोट करना है तो करो, उसके बाद हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, नोट कर लो। हो गया बच्चों? चलिए तो इसको मिटा दिया जाए। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत सिंपल है कि जब व्हाइट लाइट किसी टीनी पार्टिकल यानी वेरी स्मॉल पार्टिकल सच एज डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स, एयर मॉलिक्यूल्स, इन सब के ऊपर पड़ती है तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर जाती है, बिखर जाती है, डाइवर्ज कर जाती है। उसको हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो लिखोगे इसमें द फेनोमिनन ऑफ चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन of light ray due to
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गीत आ रहा है, 1 मिनट। गीत की आवाज आ रही थी बच्चों, आजकल शादी विवाह का मौसम है। लाइट रे ड्यू टू द phenomenon of changing of direction of light ray due to presence of air molecules, dust particles, water droplets, और बच्चों स्मोक, फॉग, etc in Earth's atmosphere is called scattering of लाइट। तो क्या है बच्चों, द फेनोमेनन ऑफ चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। यह एक घटना है जिसमें लाइट रे का डायरेक्शन चेंज होता है। क्यों होता है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स एंड स्मोक, फॉग एटसेट्रा इन अर्थ एटमोस्फियर। अर्थ एटमोस्फियर में क्या होता है? फॉग होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, बहुत से ऐसे छोटी छोटी चीजें होती हैं बच्चों जिनके ऊपर लाइट आके चारों तरफ बिखर जाता है, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? तो इस प्रकार से बनाना, ये एक पार्टिकल हो गया, इस तरह से नहीं, ये एक पार्टिकल हो गया और इसके ऊपर से इस प्रकार से लाइट आई। ठीक है, और चारों तरफ बिखर गई, स्कैटर कर गई। इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कि कोई लाइट जा रही हो और वेरी टीनी पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल हो, बहुत छोटी पार्टिकल, उसके ऊपर पड़ने के बाद वो चारों तरफ डिफ्रेक्ट कर जाए। क्या हो जाए? चारों तरफ बिखर जाए। इसको हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इसको नोट कीजिए। उसके बाद अलग अलग देखते हैं हम लोग। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? डेंजर के लिए हम लोग लाल कलर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? और जो है सबसे, इसको नोट करो कि मून पर जाने के बाद जब हम ऊपर ताकते हैं आकाश की ओर, तो आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? हमारे यहाँ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है ना, और वहां क्यों काला क्यों दिखाई देता है? ठीक है। समुद्र का पानी नीला क्यों होता है? नीला नहीं होता है, हालांकि उसको हम लोग नीले रंग से ही प्रस्तुत करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इन सबका हम लोग आंसर आज देखने वाले हैं। तो नोट हो गया, मिटा दे इसको। तो बच्चों, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? कमेंट में लिख के बताओ। या फिर डेंजर चीज को दर्शाने के लिए हम लोग रेड लाइट का ही क्यों प्रयोग करते हैं? ओके। तो
तो अब देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमने पढ़ लिया, कोई लाइट रे छोटे से पार्टिकल के ऊपर जाके चारों तरफ बिखर जाती है, ठीक है, ये इस तरह से बिखर गई, ठीक है। अब जो है हमारा जो ऊपर से एटमॉस्फेयर में हेवी अमाउंट में लाइट कहां से आता है, तो हेवी अमाउंट में बच्चों लाइट सनलाइट से आता है। और सनलाइट कैसा होता है, तो सनलाइट 7 कलर से बना है, याद करो, ये तो 4 है, 7 कलर से बना हुआ है। तो 7 कलर में कौन कौन है, तो विविग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस प्रकार से 7 कलर से हमारा सनलाइट बना हुआ है। अब यहाँ पे स्कैटरिंग होने वाला है बच्चों, तो व्हाइट लाइट में 7 कलर है, तो ये जो स्कैटरिंग होने सॉरी ये जो स्कैटरिंग होने वाली है यहाँ पे, वो जो है अलग अलग कलर का अलग अलग होता है। जैसे स्कैटरिंग जो है वो उसका अलग अलग, जिसका कलर अलग हुआ उसका स्कैटरिंग थोड़ा अलग टाइप का होगा। यानी कि स्कैटरिंग कलर से, यानी कि तुम समझो ना, अलग अलग कलर का क्या होता है, अलग अलग वेवलेंथ होता है। याद करो, अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है और सब के सब सनलाइट में है। तो यहाँ पे स्कैटरिंग भी बच्चों अलग अलग वेवलेंथ के आधार पर होगा, समझ में है। जिसका वेवलेंथ कम उसका स्कैटरिंग ज्यादा, जिसका वेवलेंथ कम उसका स्कैटरिंग ज्यादा, समझ में आ रहा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका स्कैटरिंग कम। तो सोचो, एक टर्म हम यहां पे लाइन लिख दे रहे हैं, स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ का पावर 4, ठीक ना। अब देख लो, वेवलेंथ जिसका कम होगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा, और वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा, यानी नीचे ज्यादा हो जाएगा, तो तुम्हारा ओवरऑल आंसर क्या आएगा, कम आएगा। देख लो, जैसे 100/50 तो 2 आएगा। यदि 100/10 होता तो आंसर 10 आता, तो नीचे कम रहेगा तो तुम्हारा ओवरऑल ज्यादा आएगा, और नीचे ज्यादा रहेगा तो ओवरऑल कम। तो नीचे ज्यादा रहेगा तो स्कैटरिंग कम आएगा, और नीचे कम रहेगा तो स्कैटरिंग ज्यादा। यानी कि जिसका वेवलेंथ कम उसका स्कैटरिंग ज्यादा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका स्कैटरिंग कम। समझ में आ रहा है। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड कलर का लैम्डा मैक्सिमम होता है। कितना होता है, याद करो, 7900 होता है। कितना होता है, 7900। और वॉयलेट का सबसे कम होता है, वॉयलेट का वेवलेंथ मिनिमम होता है। कितना होता था, 4000 एंगस्ट्रॉन। क्या होता था, एंगस्ट्रॉन में मेजर होता था। अब तुम ही बताओ, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो इसका स्कैटरिंग सबसे कम होना है, और वॉयलेट का सबसे मिनिमम है 4000, तो इसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होना है। सिंपल सी बात है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा का पावर 4। लैम्डा का पावर 4, लैम्डा यानी वेवलेंथ का पावर 4। तो जिसका कम वेवलेंथ उसका स्कैटरिंग ज्यादा, और जिसका ज्यादा है वेवलेंथ उसका स्कैटरिंग कम। तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है तो इसलिए स्कैटरिंग इसका कम होगा, और वॉयलेट का तुमको याद करो, VIBGYOR। तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये सब क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। इसका मैक्सिमम होता है और इसका मिनिमम होता है। तो नीचे में देखो कौन कौन है, नीचे में वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, देख सकते हो। इनका जो है वेवलेंथ कम है तो इनका स्कैटरिंग ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होता है बच्चों, तो वॉयलेट का, इंडिगो का, ब्लू का। किसका, वॉयलेट का, इंडिगो का, ब्लू का। इसलिए हमें
आकाश का रंग नीला नजर आता है। क्या होता है? आकाश का रंग नीला होता है। अब ज्यादा इसमें से देखो, रेड का, ऑरेंज का, येलो का, ग्रीन का स्कैटरिंग हुआ ही नहीं या बहुत कम हुआ है, ना के बराबर। और ब्लू का, इंडिगो का, वॉयलेट का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा हुआ है। तो सबसे ज्यादा आकाश में बहुत से अरबों खरबों, मतलब गिन नहीं सकते उतना पार्टिकल है, और उतना में से नीला लाइट, ब्लू, वॉयलेट लाइट, इंडिगो लाइट सब निकल के जा रहा है। तो ओवरऑल वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब तो लगभग ब्लू कलर का ही होता है, थोड़ा बहुत कम बेसी होता है। तो ओवरऑल तुमको आकाश कैसा दिखाई देगा? ब्लू कलर का। स्काई तुमको क्यों कैसा दिखाई देगा? ब्लू कलर का, क्योंकि हमने लिख रखा है स्कैटरिंग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ का। वेवलेंथ कम, स्कैटरिंग ज्यादा। तो वेवलेंथ वॉयलेट का और इंडिगो का, ब्लू का कम है, तो इसलिए इस सब का स्कैटरिंग ज्यादा होगा, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आज हमको बच्चों आंसर मिल गया है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है सर, क्योंकि हम जानते हैं स्कैटरिंग होता है लाइट का एटमॉस्फेयर में, और स्कैटरिंग जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा का, यानी वेवलेंथ का पावर 4 होता है इनवर्स में। और जिसका वेवलेंथ कम होता है सर, उसका स्कैटरिंग ज्यादा होता है। और वॉयलेट, ब्लू, इंडिगो, इनका वेवलेंथ कम होता है, इसलिए इनका स्कैटरिंग ज्यादा होता है। और इनका स्कैटरिंग ज्यादा होने से क्या होता है? पूरा आकाश हमको नीला दिखाई देता है। समझ में आया? तो इसको नोट करो। हो गया? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। वेवलेंथ जिसका कम, उसका स्कैटरिंग ज्यादा। सो तो लिखोगे सिंस scattering of light is inversely, वो भी कैसा? पावर 4 में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। Since scattering of light is inversely proportional to wavelength of light, and we know that VIB, violet, indigo, blue color has minimum wavelength, therefore scattering of violet, indigo, blue color will be maximum, and hence the color of sky is ब्लू, और इसलिए हमारा स्काई का कलर ब्लू नजर आता है। तो ये हमारा हो गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है? लाइट का स्कैटरिंग होता है, और वो भी कैसे होता है? तो अलग अलग कलर का अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, और वो भी 1/λ के पावर 4 में होता है, ठीक ना? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जिसका वेवलेंथ कम, उसका स्कैटरिंग ज्यादा। तो हमको पता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू का जो है वेवलेंथ मिनिमम होता है, कम होता है,
इसलिए इनका स्कैटरिंग ज्यादा होता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ओके, चलिए तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद बात करते हैं कि डेंजर साइन को इंडिकेट करने के लिए रेड लाइट का ही प्रयोग क्यों करते हैं। तो नोट हो गया, एक बार हम टाइम देख ले। हो गया, चलिए तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया बच्चों। अब जो है इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि रेड कलर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको। तो रेड कलर में बच्चों देखो, रेड कलर का क्या होता है, वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। रेड कलर का लैम्डा जो है मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम होने से क्या होगा बच्चों, इसका मैक्सिमम होने से जो है इसका स्कैटरिंग जो है वो मिनिमम होगा। यानी कि रेड कलर कहीं लगा देने से क्या होगा कि वो जब ट्रेवल करके आएगा तो छोटे छोटे पार्टिकल पर उसका स्कैटरिंग बहुत कम होगा। स्कैटरिंग होने से क्या होता है, मान लो पार्टिकल से स्कैटर हो गया तो धीरे धीरे जो लाइट आ रही थी वो चारों तरफ बिखर गया, थोड़ा बहुत इधर उधर छटक के आ भी रही थी वो अगले पार्टिकल से बिखर गया। तो स्कैटर करते करते ऐसा क्या होगा कि किसी लाइट को यदि दूर रखा जाए, हमसे बहुत डिस्टेंस पर रखा जाए, तो वहां से आते आते रास्ते में ही वो बिखर के हमारी आंखों तक आ ही नहीं पाएगा। क्यों? ड्यू टू स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं क्या कि मान लो कोई इलाका डेंजर है, कोई इलाका डेंजरस है, खतरा है वहां पे, जैसे कंपनी वंपनी में, कारखाने वरखाने में लगाया जाता है, जहां माइनिंग होता है, बम ब्लास्ट किया जाता है चट्टान को तोड़ने के लिए, तो उधर क्या किया जाता है, वो खतरा का इलाका है, तो डेंजर साइन का वहां चिन्ह लगाया जाता है। और वहां पे जो है हमको ऐसा लाइट लगाना है जो बहुत दूर से भी दिखाई दे जाए कि भैया इधर नहीं जाना है। बहुत दूर से दिखाई देने के लिए ऐसा लाइट आना चाहिए जो रास्ते में स्कैटरिंग करके इधर उधर बिखर ना जाए, पहुंच जाए कम से कम। तो स्कैटर ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, स्कैटरिंग ना होने के लिए वेवलेंथ ज्यादा होना चाहिए। हालांकि स्कैटरिंग उसका भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो हम चाहते हैं कि स्कैटरिंग ना हो तो वेवलेंथ ज्यादा रखेंगे। और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका है बच्चों, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा सर गामा रे का है। याद करो ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे ज्यादा किसका है, गामा रे का। तो गामा रे हम चलाएंगे वहां से। बेवकूफ हो, गामा रे चलाओगे? चलाना ऐसा है जो दिखाई दे। तो दिखाई देने वाला में कौन है, विबग्योर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही ना दिखाई देने वाला है 7 कलर। इन्हीं में से किसी को लगाना है। तो इनमें से जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा, उसी का हम प्रयोग करेंगे। तो वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है, तो वेवलेंथ होता है रेड लाइट का ज्यादा। तो रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा तो उसका स्कैटरिंग कम, इसलिए डेंजर चिन्ह में रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है ताकि उसका रास्ते में स्कैटरिंग ना हो जाए। स्कैटरिंग से बचाने के लिए, स्कैटरिंग हो जाएगा तो वो हमारे तक पहुंचेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए डेंजरस जोन में हम रेड लाइट का प्रयोग करते हैं। तो इसको लिख लेना। किसका प्रयोग करते हैं, रेड लाइट का। सो लिख लेना, रेड लाइट is used as the symbol of danger. क्यों? Because it has very high wavelength, very high wavelength
बहुत ज्यादा इसका वेवलेंथ होता है। तो बहुत ज्यादा वेवलेंथ तो गामा का भी होता है, लेकिन विजिबल की हम बात कर रहे हैं, ठीक ना, विजिबल की हम बात कर रहे हैं। तो विजिबल में रेड कलर ऐसा है जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, बिकॉज इट हैज वेरी हाई वेवलेंथ, सो दैट इट्स scattering will be very less, इसलिए इसका स्कैटरिंग भी बच्चों बहुत कम होगा और ये बहुत दूर तक दिखाई दे जाता है। ओके, तो ये था कारण रेड लाइट को यूज करने के लिए, डेंजर के लिए, ठीक है। ओके, तो नोट कीजिए इसको। अब बात करने जा रहे हैं हम कि उगते समय और डूबते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है बच्चों। उगते समय और डूबते समय सूर्य जो है लाल क्यों दिखाई देता है, ठीक है। नोट कीजिए इसको। हो गया, मिटा दें। तो उगते समय और डूबते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तो इसका आंसर है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब ये मान लीजिए कोई हमारा अर्थ है, क्या है, अर्थ है, और इसके ऊपर हम खड़े हैं और यहां हमारा एक आंख है, ठीक है। और अर्थ के चारों ओर हमको पता है क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स वगैरह सब होते हैं। और इस एटमॉस्फेयर के बाहर इधर वैक्यूम होता है, वैक्यूम होता है। अब जो है हम यहां पर हैं तो हमको ना दिखाई दे, सूर्य इधर होता है, इधर से इधर जाता है, हालांकि सूर्य रेस्ट पर रहता है, पृथ्वी घूमते रहती है, पता हमको। तो मान लीजिए सूर्य कहीं यहां पे है, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक है। और यहां से लाइट निकल रही है, इधर जा रही है लाइट, तो यहां से इनफाइनाइट निकल रही है लाइट, तो यहां से इनफाइनाइट निकल रही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ निकल रही है, बट हमारे तरफ जो जा रही है उसको हम कंसीडर करने वाले हैं। तो ये यहां से इस तरह से लाइट रे ट्रेवल कर रही है। अब सोचो यहां पे हमने क्यों रोक दिया, तो इधर वैक्यूम है बच्चों, और ये एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, एयर मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये सब क्या है, एटम से बने होते हैं। और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यानी पार्टिकल है। तो पार्टिकल है बच्चों, तो ये जो हमारा इलाका हो गया, ये जो पोर्शन हो गया अर्थ से लेकर यहां तक, जहां तक एटमॉस्फेयर है, ये हमारा डेंसर मीडियम हो जाएगा। और इधर कुछ नहीं है तो ये रेयरर मीडियम हो जाएगा। अब तुम ही बताओ, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, तो नॉर्मल की ओर बेंड करती है सर, पता है। अब यहां नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, हम आपको बताए थे, जब भी स्फेरिकल आए तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा हो उस पॉइंट को स्फीयर के सेंटर से मिला दिया जाए, तो ये नॉर्मल हो गया। अब जा रही थी इधर, बट नॉर्मल की ओर बेंड करना है तो ये इधर की ओर झुक जाएगी। अब साथ ही साथ यह भी हमने पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है, और अलग अलग वेवलेंथ क्या होता है, अलग अलग डेविएट करता है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका डेविएशन कम। याद करो, रेड सबसे ऊपर होता था, यानी रेड का
वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है तो उसका डेविएशन कम होता था। वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता था तो उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता था। याद करो, डेविएशन जो बताए थे सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ²। जिसका वेवलेंथ कम उसका डेविएशन सबसे ज्यादा, और जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका डेविएशन सबसे कम। तो रेड लाइट का क्या होता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है तो उसका डेविएशन कम होगा, तो वो कम झुकेगा। ठीक है, रेड, बाकी सब ऑरेंज, येलो, इस प्रकार से झुक जाएगा। तो तुम ध्यान से देखो बच्चों, हमारी आंखों तो कौन लाइट पहुंच रही है, हमारी आंखों के पास ये रेड लाइट, ऑरेंज लाइट पहुंच रही है। तो इसलिए हमको सन के पास से बहुत सारी लाइट आई, सातों कलर की आई, और सातों में से केवल रेड वाली पहुंच पा रही है, केवल रेड वाली पहुंच पा रही है। तो हमको आकाश बोल रहे हैं, सन कैसा दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा, क्योंकि हमारे पास केवल रेड आ रही थी। अब धीरे धीरे सन ऊपर की ओर जाएगा तो धीरे धीरे ये भी कलर हमारे पास आ जाएगा। अभी बताएंगे कि दोपहर में सन क्यों पूरा का पूरा व्हाइट दिखाई देता है। तो ये समझ में आया, ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण केवल रेड लाइट ही हमारे आंखों के पास पहुंच पाती है। इसलिए बच्चों सन जो है सुबह सुबह हमको रेड दिखाई देता है। शाम के समय में भी देख लो, जब इधर डूबने को हो जाएगा तो यहां से लाइट चलेगी, और फिर यहां से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो रेड इधर, बाकी सब इधर नॉर्मल की ओर, तो रेड ही पहुंच पा रहा है। तो सुबह में और शाम में, यानी उगते समय सनराइज के टाइम में और सनसेट के टाइम में सन हमको कैसा दिखाई देता है, सन हमको रेड दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन तो होता ही है, साथ ही साथ डिस्पर्सन भी हो जाता है, जिसके कारण अलग अलग वेवलेंथ वाले अलग अलग डेविएट करते हैं। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है तो वो सबसे कम डेविएट होता है, और वो हमारे आंखों के पास आ जाता है। अब दोपहर के टाइम में क्या होता है बच्चों, दोपहर के टाइम में सन हमारे एकदम हेड पर आ जाता है। अब यहां से जो लाइट आएगी इस प्रकार से, इस पर एक तुम नॉर्मल ड्रॉ करो तो सीधा हो गया परपेंडिकुलर। तो तुम याद करो परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, जब कोई भी लाइट रे यहाँ सरफेस टेंजेंट खींचो, यहाँ परपेंडिकुलर हो गया। जब कोई भी लाइट रे मीडियम पे परपेंडिकुलर गिरती थी तो नो रिफ्रैक्शन। याद करो, रिफ्रैक्शन न होने के दो कारण बताए थे, या तो परपेंडिकुलर गिर जाए, या फिर जिस मीडियम से आ रही हो और जिस मीडियम में प्रवेश कर रही हो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तो रिफ्रैक्शन नहीं होता था। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये परपेंडिकुलरली गिर रही है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सीधा का सीधा प्रवेश कर जाएगा। तो जब सीधा का सीधा प्रवेश करेगा तो पूरा सातों के सातों कलर एक साथ आएंगे। याद करो सनी देओल का डायलॉग, सातों को सात एक साथ मारेंगे। तो जब एक साथ आएंगे तो तुमको बच्चों व्हाइट ही दिखाई देगा, और यहाँ अलग अलग रिफ्रैक्शन हो जा रहा था तो अलग अलग दिखाई दे रहे थे, यहाँ तो रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। और जब रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं तो डिस्पर्सन कैसा, रिफ्रैक्शन अलग अलग होता था, डिस्पर्सन क्या होता, अलग अलग वेवलेंथ वाले अलग अलग घूमते थे। यहाँ तो कोई घूम ही नहीं रहा है, सब डायरेक्ट परपेंडिकुलर आ रहा है, तो सब व्हाइट दिखाई देते हैं दोपहर में। सुबह में रेड दिखाई देते हैं, थोड़ा सा ऊपर आया तो ऑरेंज भी आ गया, थोड़ा सा और ऊपर आया तो येलो भी धीरे धीरे पीला होते जाता है। तो सर बैंगनी क्यों नहीं होता है, तो धीरे धीरे सब मिलते जाते हैं तो व्हाइट की तरफ भागने लगता है। रेड, ऑरेंज, येलो ये सब मिलने लगते हैं तो धीरे धीरे व्हाइट होने लगता है, सन धीरे धीरे इधर आते आते व्हाइट हो जाता है। तो ये कारण था बच्चों रेड होने का। ठीक है, तो नोट करो इसको, रेड होने का कारण पता चल गया। और एक इसमें क्या छूट रहा था, रेड दिखाई देता है, ठीक है, और कुछ, तो पहले इसको नोट करो, हम कुछ और एक बात याद आ रहा था, नोट करो हो गया बच्चों। चलिए अब इसके बाद बच्चों एक हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है छोटा सा,
टिंडल इफेक्ट। क्या बच गया है? टिंडल इफेक्ट। ये क्या होता है? तो इसको जानेंगे अभी हम लोग। टिंडल का मतलब क्या होता है? तो देखो, मिक्सचर तुम पढ़े हो, मिक्सचर, किसान मिक्सचर, स्वास्तिक का मिक्सचर तो वो मिक्सचर नहीं बच्चों, सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। जैसे मिट्टी में बालू का मिश्रण होना, इसको मिक्सचर बोलेंगे। और एयर हमारा क्या है? एयर हमारा मिक्सचर है। एयर किसका मिक्सचर है? तो ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, वाटर का, डस्ट का, बहुत से चीज हमारा एयर में मिला हुआ है। तो एयर क्या है? एक मिक्सचर है। और मिक्सचर में जो पार्टिकल होते हैं बच्चों, पार्टिकल के रूप में होते हैं, उसको हम लोग कोलोइडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोइडल। कोलोइडल, COLLOIDAL, कोलोइडल पार्टिकल। जैसे तुम्हारा मान लो हमने ये दूध ले लिया और इसमें थोड़ा पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? वाटर। तो वाटर इसमें पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं, पता नहीं चलता है देखने से, वो पीने के बाद पता चलता है कि इसमें पानी फेंटा गया है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें, वो क्या कोलोइडल का काम करेंगे। क्या करेंगे? कोलोइडल। उसको उनको सुनो ना, ऐसे नहीं तो ऐसे समझो। पहले से तुम रखे थे वाटर, क्या रखे थे? वाटर। वाटर, और इसमें ज्यादा नहीं, मान लो 1 गिलास वाटर है, इसमें तुम 1 चम्मच 1 स्पून मिल्क डाल दो, दूध डाल दो। अब तुमको जो है ये ना ही वाटर दिखाई देगा और दूध तो बनेगा नहीं। क्लियर सी बात है। 1 गिलास वाटर में 1 चम्मच स्पून से दूध थोड़े ना बनेगा। इसको बोलते हैं दूध में पानी फेंटना, नहीं, पानी में दूध फेंटना। ठीक ना? तो पानी में दूध फेंट दो तो वो छोटे छोटे पार्टिकल पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाएंगे, बट वो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ मिलाया गया। और वो छोटे छोटे पार्टिकल को हम लोग कोलोइडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोइडल। वैसे ही एयर में बच्चों डस्ट पार्टिकल होता है, वाटर वेपर होते हैं और एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये सब क्या है? मिक्सचर, एयर का मिक्सचर भी ये लोग कोलोइडल कहे जाएंगे। इनको कोलोइडल बोला जाता है। तो ये कोलोइडल कोलोइडल क्या हम बार बार कर रहे हैं? तो कोलोइडल कोलोइडल बच्चों बार बार कर रहे हैं कि इनका जो साइज होता है वो लगभग 10 नैनोमीटर, लगभग 10 नैनोमीटर के आकार पे होते हैं, कगार पे, बहुत छोटे होते हैं। तो इससे क्या होगा? तो इससे वही होगा जो हमने पढ़ा है, स्कैटरिंग पढ़ा था। तो स्कैटरिंग हम लोग हवा में कराया, हवा में अभी भी कराएंगे। अब इधर से जो व्हाइट लाइट हम पास कराएंगे इसमें पानी फेंट के, तो हमको इधर पीला रंग दिखाई देगा, नीला भी दिखाई देगा। करके एक्सपेरिमेंट देख लेना। शीशा का गिलास में दूध रख के थोड़ा पानी उनी डाल देना उसमें, और एक तरफ से टॉर्च जलाना व्हाइट लाइट वाला, तुमको दूध के अंदर पीला दिखाई देगा। कैसा? येलो कलर दिखाई देगा और ब्लू भी दिखाई देगा। एक्सपेरिमेंट कर। तो ये येलो ब्लू क्या है? ये पार्टिकल का स्कैटरिंग हो रहा है बच्चों। इसमें क्या हो रहा है? स्कैटरिंग होता है। रेड लाइट का स्कैटरिंग बहुत कम होता है, इसलिए इसमें रेड नहीं दिखाई देता है। ब्लू दिखाई दे जाएगा, रेड के बाद ऑरेंज नहीं दिखाई देगा, येलो का थोड़ा बहुत दिखाई देता है, वो तुमको दिखाई दे जाएगा। तो इस जो स्कैटरिंग हुआ है कोलोइडल पार्टिकल पे, इसी को बच्चों बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के कारण हम व्हाइट लाइट का स्कैटरिंग देख सकते किसी पार्टिकल। अब तुम देखो, जैसे खिड़की से सनलाइट या कोई भी लाइट आती है तो वो हमको क्यों दिखाई देती है? मान लो खिड़की खोल दिए और एक बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिए और उस ऑब्जेक्ट को इस तरह से लाइट में कर दिए, तो तुमको बताओ वो दिखाई देगा, लाइट दिखाई देगा या ऑब्जेक्ट दिखाई देगा?
तो लाइट के कारण हमको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। हम चाहते हैं लाइट की उपस्थिति का पता लगाएं कि लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बहुत टीनी पार्टिकल वहां पे मौजूद कराएंगे। और वो टीनी पार्टिकल कहां से आएंगे, तो आप डस्ट उड़ा दीजिए, धूल उड़ा दीजिए, या फिर अगरबत्ती जला दीजिए, तो उसका धुआं जो है इस तरह से ऐंठता हुआ, देखते हो ना अगरबत्ती का धुआं इस तरह से निकलता है। तो इस तरह से निकलता है, क्यों दिखाई दे, उसके ऊपर लाइट आता है। तो जो व्हाइट लाइट टीनी पार्टिकल के ऊपर आता है, जिससे हमको टीनी टीनी पार्टिकल दिखाई देते हैं, उसी को बच्चों बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो इसका पहले परिभाषा लिख लिया जाए, इतना नोट करो इसमें से। चलिए लिख लिया जाए। तो कोलॉइडल पार्टिकल समझ में आ गया बच्चों। तो मिश्रण में जो छोटे छोटे पार्टिकल मिक्स हुए होते हैं उसको हम लोग कोलॉइडल पार्टिकल बोलते हैं। जैसे एयर मॉलिक्यूल में डस्ट पार्टिकल, उसको कोलॉइडल बोला जाएगा। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, इट इज ए फिनोमेनन, यह एक घटना है। इट इज अ फिनोमिनन, कैसा घटना, इट इज अ फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू कोलॉइडल पार्टिकल present in mixture, ड्यू टू कोलॉइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन मिक्सचर। मिक्सचर में जो कोलॉइडल पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो मिक्सचर में फ्री होते हैं टू मूव, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके ऊपर जो लाइट रे आती है तो वो लाइट रे पार्टिकल के ऊपर स्कैटर कर जाती है, स्कैटरिंग कर जाती है। तो ये काम सॉल्यूशन में होता है, मिक्सचर में होता है, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट नाम दिया गया। वैसे तो हमको पता है स्कैटरिंग है, तो देखो टिंडल इफेक्ट कुछ नहीं, टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग को ही बोला जाता है। बस ये जो स्कैटरिंग है एटमॉस्फेयर में ऊपर ना होके कहीं हमारे बायोस्फीयर में इधर नीचे की ओर आके, जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा हो हम लोग के तरफ, या फिर किसी लिक्विड सॉल्यूशन में हो जाए, तो उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। समझ में आया। और कोलॉइडल पार्टिकल किसको बोलते हैं, तो जब मिश्रण में पार्टिकल उपलब्ध होते हैं, जैसे स्मोक होता है, धुआं, तो धुआं के ऊपर जो लाइट आता है जिससे पता चल गया कि धुआं है, तो धुआं से तुम पता कर सकते हो लाइट पार्टिकल के, लाइट रे का उपस्थिति का, लाइट है कि नहीं। कोई पूछ दे यहाँ पर लाइट है कि नहीं है, आप यहाँ धुआं निकालिए, लाइट होगा तो ये धुआं के पार्टिकल पर स्कैटर करेगा और वो धुआं हमको दिखाई देने लगता है। अब ये जो धुआं देखो, धुआं का पार्टिकल जो होता है स्मोक, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे सिगरेट कोई पीता है, स्मोकिंग करता है, तो स्मोक का जो स्मोक आता है सिगरेट का जो स्मोक आता है वो बहुत छोटा पार्टिकल होता है, बहुत बहुत छोटा पार्टिकल। कितना, बहुत छोटा पार्टिकल, जिससे क्या होता है कि उसके अगर उसके ऊपर स्कैटरिंग होता है लाइट का तो हमको ब्लू दिखाई देता है। तो तुम घर में एक्सपेरिमेंट मत करना, मेरा रिक्वेस्ट है, बाहर में भी मत करना, यह भी मेरा रिक्वेस्ट। कोई कर रहा होगा तो उसके साथ तुम देख सकते हो कि वो जो हाथ में लिया होता है और यहां से धुआं निकल गया, तो तुम उसके ऊपर टॉर्च जलाना, व्हाइट लाइट, तो क्या होगा, वो तुमको ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वो पार्टिकल अभी बहुत छोटा है, उसके ऊपर स्कैटरिंग ब्लू कलर का ज्यादा हो रहा है, रेड ऑरेंज ग्रीन का बहुत कम हो रहा है, नहीं के बराबर हो रहा है, तो वो तुमको ब्लू कलर का दिखाई देगा। अब वही आदमी जब उसको खींच के अंदर ले लेता है और कुछ देर बाद छोड़ता है, तो उसके ऊपर लाइट जलाना, वो तुमको व्हाइट कलर का दिखाई देगा। अब बताओ, सिगरेट का वही धुआं बाहर में ऐसे किए हुए है तो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, और वही धुआं अंदर खींच के कुछ देर रख के छोड़ रहा है तो तुमको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि वो जो धुआं है सिगरेट का,
बहुत टीनी पार्टिकल होते हैं उसमें, जिससे ब्लू दिखाई देता है। अब ये कोई मुंह में लेकर छोड़ दे, उसके बाद मुंह में क्या होता है, अंदर क्या है, वाटर है, वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी है, तो पानी के साथ घुल मिल कर छोड़ा जाता है, तो उसका जो पार्टिकल है धुआं का वो बड़ा बड़ा हो जाता है, और बड़ा बड़ा होने से क्या होता है, लाइट का पूरा रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट करके व्हाइट ही तुमको दिखाई देता है। और इसमें छोटा छोटा होता है, और छोटा छोटा में स्कैटरिंग हो जाता है, और स्कैटरिंग में ब्लू कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होता है, तुमको पता है, इसलिए ब्लू दिखाई देता है। तो स्कैटरिंग के कारण ये ब्लू दिखाई देता है, और ये रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे उतना बढ़िया स्कैटरिंग नहीं हो पाता है, यहाँ बड़ा हो जाता है, पार्टिकल बड़ा हो जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई जरूरत नहीं भैया, इसका एक्सपेरिमेंट आप लोग ना कीजिएगा घर पे, वरना चप्पल जूता खाइएगा और साथ में बोलिएगा कि सर ने बोला था। तो इस तरह का काम नहीं करना है स्कैटरिंग। अब देखो इसका एग्जांपल हम दे दे रहे हैं तुमको। तो ऊपर जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर का एरिया इतना है, ठीक है, और 5 लेयर में बटा हुआ है। तो इधर छोटे 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 पार्टिकल होते हैं जिसपे स्कैटरिंग होता है, और ये मात्रा बहुत ज्यादा होता है, जिससे जो है स्काई जो है ब्लू दिखाई देता है। अब इधर बीच में इधर नीचे क्या हो, बादल भी होते हैं, और बादल में क्या होते हैं, बादल में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वेपर होते हैं, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जो इनसे बड़े बड़े होते हैं, इनसे साइज में बड़े बड़े होते हैं। तो इनसे साइज में बड़े बड़े होते हैं, तो जब लाइट आती है तो इनके ऊपर स्कैटर कर जाती है, जिसमें ब्लू कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। और वही लाइट जब इन बादलों के ऊपर आती है तो इन पे पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, और पार्टिकल बड़े बड़े होने से क्या होता है, ब्लू लाइट उतना स्कैटरिंग नहीं कर पाता है, सब रिफ्लेक्शन कर लेते हैं। और व्हाइट लाइट आई, सनलाइट आई, रिफ्लेक्शन के बाद हमको व्हाइट ही दिखाई देता है। तो देखना बादल व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें प्रेजेंट जो पार्टिकल है, वाटर वेपर है, वो बड़े बड़े हैं, ठीक है, उनका साइज ज्यादा है। तो ये टिंडल इफेक्ट का प्रभाव होता है, या स्कैटरिंग का प्रभाव इसको बोल सकते हो। टिंडल इफेक्ट हमने बता दिया। टिंडल इफेक्ट क्या है, सनलाइट आई, बीच में मॉलिक्यूल जो उड़ते तैरते नजर आते हैं, वो टिंडल इफेक्ट के कारण नजर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड समाप्त होता है। अब कुछ इससे रिलेटेड, जैसे रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन हमने नहीं कराया, रिफ्रैक्शन का चैप्टर 2 का, और इसमें से ह्यूमन आई पावर जो है, उन सब से कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा कराएंगे, या फिर अगला चैप्टर तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, हम कराएंगे, अलग से टाइम मिला तो कराएंगे। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है द करेंट इलेक्ट्रिसिटी, द करेंट जिसका विद्युत धारा नाम है इलेक्ट्रिसिटी, वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसी के साथ लेक्चर का समाप्ति भी होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।